नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करेंगे 14 मई दिन बृहस्पतिवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन स्थगित करके किस वर्ष को बढ़ाया गया है। तो ध्यातत्व है कि इसी वर्ष नवंबर 2020 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी भारत को मिली थी। 2020 में होना था नवंबर माह में, लेकिन इसे अब बढ़ा करके 2021 कर दिया गया है। याद रखिएगा कि 2021 में फरवरी और मार्च के महीने में भी इसका आयोजन किया जाएगा। हाँ, अभी एक बात और इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कोविड-19 की सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहती है तो, यानी कि 2021 में बढ़ा करके कर दिया गया है। भारत ही इसकी मेज़बानी करेगा। मेज़बानी की जब बात चल रही थी तब बोला गया था कि 5 मेजर सिटीज़ में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, जैसे मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, गुवाहाटी और भुवनेश्वर। ठीक है, ये 5 शहरों का चयन किया गया था। मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, गुवाहाटी और भुवनेश्वर, यानी कि इन 5 जगह पर अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाना था। ठीक है, याद रखिएगा फीफा अंडर 17 जो महिला विश्व कप है, इसका सबसे पहली बार आयोजन किया गया था 1991 से, और यह प्रत्येक 4 वर्षों पर आयोजित किया जाता है। तो ये तो बात सारी हो गई फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप से। तो याद रहेगा कब आयोजित किया जाएगा, 2021 में आयोजित किया जाएगा। मेजबानी कौन कर रहा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत मेजबानी कर रहा है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करी है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक घोषणा करी है। याद रखिएगा यह टोटल जीडीपी का लगभग 10% है। याद रखिएगा टोटल जीडीपी का लगभग 10% है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही कि लॉकडाउन की अवधि, लॉकडाउन अभी 4.0 17 तारीख के बाद तय होगा, लेकिन वो विविध रंगों का होगा, यानी कि कुछ हो सकता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ ढील दी जाएगी। तो याद रखिएगा 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करी गई, जिसमें एमएसएमई यानी कि जो सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग जो चल रहे हैं हमारे, उनको थोड़ा सा लाभ दिया जाएगा। हर वर्ग के तबके को थोड़ा थोड़ा जो भी डोनेशन या लाभ दिया जा सकता है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी बात हमें याद रखनी कि 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने भारत को कितने मिलियन डॉलर की सहायता जारी की है। तो सहायता राशि जारी करी है 3.6 मिलियन डॉलर की, यानी कि 3.6 मिलियन डॉलर की सहायता राशि जारी की है। अमेरिका के सीडीएस सेंटर ने जारी की है। सीडीएस का मतलब ये हुआ सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो याद रखिएगा सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इस बात की पुष्टि की है कि हम भारत को 3.6 मिलियन डॉलर की सहायता राशि जारी कर रहे हैं। अमेरिका के बारे में हम सबको पता है कि अमेरिका की प्रेसिडेंट हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लॉकडाउन की वजह से किन रोगों में वृद्धि होगी, यानी लॉकडाउन के कारण किन किन रोगों में वृद्धि होगी। टीबी, मलेरिया, एड्स। तो ये तीनों उपरोक्त सभी में वृद्धि होगी। क्यों होगी, क्योंकि सर्वाधिक लोगों का जो ध्यान है वो है कोविड-19 के ऊपर। कोविड-19 के प्रभाव के कारण लोग इन बीमारियों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए कोविड-19 के कारण भारत का जो सर्वेक्षण WHO का है उसके अनुसार इन तीनों रोगों में वृद्धि होगा। कुछ आंकड़े हैं, देख लेते हैं। WHO ने होप्स यूनिवर्सिटी, एक तो होप यूनिवर्सिटी, जॉन होप्स यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एंड लंग डिजीज़ के साथ किए गए अध्ययन पर यह घोषणा करी है कि इन रोगों में क्या होगा, वृद्धि होगा लॉकडाउन की अवधि। एक घोषणा और इसी में साथ साथ में रिपोर्ट में बात प्रस्तुत की गई, क्या कि जो ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से होगा क्या, भारत में अगर 2020 और 2025 के दौरान लॉकडाउन रहता है, जैसे सिचुएशन अभी चल रही है, तो प्रति महीने 685 मौतें होंगी भारत में, और इनमें सर्वाधिक मौतें जो होंगी वो होंगी तपेदिक से। याद रखिएगा सर्वाधिक मौतें तपेदिक से होंगी। और पूरे विश्व का अगर सर्किल देखा जाए कि अगर इस दौरान में लॉकडाउन रहता है 2020-25 के दौरान, सबसे ज़्यादा मौतें केन्या में होंगी। ठीक है, केन्या में सबसे ज़्यादा मौतों का आंकड़ा रहेगा। अगर 2020-25 में अगर ये लॉकडाउन की स्थिति ऐसी रहती है तो भारत में प्रति माह 40,685 व्यक्ति क्या होंगे, प्रभावित होंगे इन्हीं रोगों से। सर्वाधिक तो तपेदिक से हैं, लेकिन इन्हीं रोगों से
प्रभावित होंगे। तो ये बात याद रखने वाली है। ये जॉन होप्स यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग्स डिजीज़ के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान यानी कि ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने घरेलू सर्वेक्षण तैयार करने के लिए कहा है। यह परीक्षण कितने लोगों पर किया जाएगा? यह परीक्षण कुल 24,000 लोगों पर किया जाएगा। अगर मैं बात करूं इन 24,000 लोगों पर किया जाएगा तो इसके लिए जो सर्वेक्षण होगा वो 10 विभिन्न समूहों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए टोटल समूहों का गठन किया जाएगा, टोटल 10 समूहों का, और प्रत्येक जिले में लगभग यदृक्षा का मतलब अचानक 400 घरों का चयन किया जाएगा। 400 घरों का चयन करके प्रत्येक घर से एक सदस्य का क्या किया जाएगा? परीक्षण किया जाएगा कोविड-19 के लिए, एंटीबॉडी परीक्षण कह सकते हैं। तो यानी याद रखिएगा कि जो घरेलू सर्वेक्षण होगा ये कुल 24,000 लोगों पर होगा ICMR का, और 10 समूह अलग अलग करके करेंगे। इसके अलावा 400 घर प्रत्येक जिले में चयन किया जाएगा और प्रत्येक 400 घर से एक व्यक्ति का एंटीबॉडी परीक्षण यानी कोविड-19 का जो परीक्षण होगा एंटीबॉडी से वो परीक्षण किया जाएगा। इस परीक्षण को कहा जाएगा सेरो सर्वेक्षण। याद रखिएगा, सेरो सर्वे। तो ये बात आप याद रखिएगा कि इस सर्वे को सेरो सर्वे के नाम से भी जाना जाएगा। तो इतनी बात इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। चलिए आगे देखते हैं। CBSE के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो CBSE के नए अध्यक्ष बन गए हैं मनोज आहूजा जी। पिक्चर आप देख सकते हैं, मनोज आहूजा जी यही नीचे हैं। तो ये हैं मनोज आहूजा जी जो वर्तमान में CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं। याद रखिएगा वर्तमान अध्यक्ष थी हमारी अनीता करवाल जी, ऑप्शन संख्या ए दे रखा है, वो वर्तमान अध्यक्ष थी, लेकिन अभी मनोज आहूजा नए CBSE के अध्यक्ष होंगे। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका गठन किया गया था 3 नवंबर 1962 को, 1962 को इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये बात हमें याद रखनी है कि मनोज आहूजा जी CBSE के नए अध्यक्ष होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में होम डिलीवरी सेवा पूर्णतः डिजिटल पेमेंट पर आधारित हो गई है? तो गुजरात के शहर अहमदाबाद में यह सुविधा कर दी गई है कि जितनी भी होम डिलीवरी सेवा होगी वो सारी डिजिटल पेमेंट यानी कैशलेस व्यवस्था पर आधारित होगी। तो इसकी घोषणा गुजरात के अहमदाबाद ने करी है। ठीक है, और डिलीवरी जो भी डिलीवरी व्यक्ति होगा, डिलीवरी करने वाला व्यक्ति, उसे सख्त हिदायत दी गई है, सख्त हिदायत दी गई है कि आप टोपी, दस्ताने, ये सारी चीज़ों को लगा करके चलेंगे जिससे कि प्रभाव को कम किया जा सके। दूसरी चीज़, यहाँ के CM हैं विजय रूपाणी जी और वर्तमान में गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। तो ये बात भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री ने जब घोषणा करी 20 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की विशेष, तो याद रखिएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान भी प्रारंभ किया। अब आत्मनिर्भर अभियान जो है वो मुख्यतः आप लोग एक बात याद रखिएगा कि पूर्णतया भारत से बने हुए उत्पादों को खरीदना और उनको यूज़ करना। इसीलिए आत्मनिर्भर यानी कि भारत के व्यक्तियों को डेवलप किया जाए, या कह सकते हैं कि उन्हें उनके सामान को खरीद करके आत्मनिर्भर बना जाए। स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा आडंबर ना दिखा दे करके स्वदेशी चीज़ों को अपनाया जाए। तो आत्मनिर्भर भारत जैसा अभियान शुरू किया है। तो ये आत्मनिर्भर अभियान किन किन 5 पिलरों पर खड़ा रहेगा ये भी बात कही। तो इकोनॉमी, सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफी और डिमांड, यानी कि इन 5 स्तंभों की बात करी है कि इकोनॉमी सेक्टर बेहतर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बढ़िया होना चाहिए, उत्पादन सिस्टम आपका बेहतर होना चाहिए, डेमोग्राफी जनसंख्या के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, डिमांड जब तक नहीं होगी तब तक किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत, अगर वस्तु का डिमांड ही नहीं है तो वस्तु बेकार है। तो ठीक है, तो ये सारे 5 पिलर हैं। तो ये भी 5 पिलर आप लिख लीजिएगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 5 पिलर की भी बात कही नरेंद्र मोदी ने। तो 5 पिलर आपके ये रहे, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। तो ये बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा किए गए सर्वेक्षण में भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन है कितने वर्षों से सबसे निचले स्तर पर रहा? यानी कि CO2 का जो उत्सर्जन है वो कितने वर्षों में सबसे नीचे है? तो याद रखिएगा 4 दशक यानी कि 40 वर्षों में वर्तमान में भारत के अंदर CO2 का जो उत्सर्जन स्तर है वो सबसे निचले स्तर पर है। यानी अभी ये बात करें, मैं मार्च की बात करूं तो मार्च में यह स्तर 15% डाउन था और अप्रैल आते आते यह प्रतिशत 30% डाउन हो गया। यानी कि जब विद्युत की इतनी ज़्यादा, जब कोयले का इतना उपयोग ही नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है CO2 है, अन्य चीज़ों, जो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं या बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो CO2 का उत्सर्जन करती थी, अब जब सारी बंद हैं तो जाहिर सी बात है CO2 का मार्जिन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यानी इतनी बात याद रखिएगा कि लगभग 40 वर्षों में CO2 का मार्जिन सबसे कम है भारत में। ठीक है, तो इतनी बात हमें याद रखनी है और यह रिपोर्ट सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा दी गई है। ठीक है,
अगला है सोहराई खोवर पेंटिंग को भौगोलिक संकेत दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध याद रखिएगा झारखंड से है। ठीक है, झारखंड से इसका संबंध है। इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। तो याद रखिएगा सोहराई खोवर पेंटिंग की मैंने आपको जो नीचे ग्राफ दे रखा है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये है सोहराई खोवर पेंटिंग, इसको जीआई टैग दिया गया। ये है क्या? झारखंड की आदिवासी महिलाओं द्वारा पारंपरिक चित्रकला है। ठीक है, आदिवासी महिलाओं द्वारा पारंपरिक चित्रकला है, जिसे भौगोलिक संकेत दिया गया है। याद रखिएगा, यह मुख्यतः जो है झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, जो हजारीबाग जिला है, हजारीबाग जिले में सर्वाधिक रूप से इसका निर्माण किया जाता है, यह प्रचलित है। और दूसरी चीज़, यह फसल को काटने या विवाह अनुष्ठान जैसे जो संबंध होते हैं वहाँ तब बनाई जाती है, तब प्रयोग में लाई जाती है। अगर आपको याद हो, बुंदेलखंड क्षेत्र में आपने कभी देखा हो, बुंदेलखंड क्षेत्र में भी चित्रकलाएं घर के बाहर बनाई जाती हैं। ऐसे ही या तो विवाह उत्सव होता है या अन्य कोई बहुत ही अनुष्ठानिक काम होता है। तो ये हजारीबाग जिले में मुख्यतः प्रचलित है। दूसरी चीज़ आपको एक बात याद रखनी है, जो ये आपको रंग दिखाई दे रहे हैं, ये नेचुरल रंग है। ठीक है, ये प्राकृतिक मिट्टी का प्रयोग करके इसे रंग बनाए जाते हैं। ये तो ये मिट्टी के ही रंग होते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अभी मैं भौगोलिक संकेत के ऊपर बात कर लूँगा, परेशान ना हो। झारखंड की बात करूँ तो सीएम है वर्तमान में हेमंत सोरेन जी, और वर्तमान में हेमंत सोरेन जी। और गवर्नर की बात करूँ तो द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ की क्या हैं? गवर्नर हैं। तो ये तो बात हो गई इस बार। अब बात करते हैं जीआई टैग की। जो जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। पहली बार 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्ट एक्ट के तहत 1999 में संसद में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्ट एक्ट लाया गया, और इसके तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स यानी कि भौगोलिक संकेत देने की बात करी गई, किसी विशेष स्थान में पैदा होने वाली या उपजने वाली या बनाई जाने वाली विशेष चीज़ को। तो उसी के तहत तब से जीआई टैग दिए जाते हैं। पहली बार जीआई टैग 2004 में दिया गया दार्जिलिंग की चाय को। तो ये भी बात आप याद रखिएगा, पहली बार। और मैंने कुछ ऑप्शन लिख रखे हैं, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और तमिलनाडु। याद रखिएगा, भी हाल ही में इन राज्यों से भी कुछ विशेष उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। तो आज के लिए होमवर्क आपके लिए इतना है कि कौन कौन से जीआई टैग इन 3 विभिन्न राज्यों द्वारा भी हाल ही में दिए गए हैं। उन 3 विभिन्न राज्यों के जो जीआई टैग हैं वो अब अभी लिखिएगा, रिसेंट में जो दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है इस वीडियो से संबंधित, तो ज़रूर आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।